Welcome you all in DSCJ Home Classes, our digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself, Ayaz Raina, JKK and team member. I'm your science expert, and today I'm going to take up a new chapter from NCERT and JK Board of School Education book, Science, class 10th, that is Sources of Energy, from section Physics. Now, the various contents which are to be covered in this chapter are various sources of energy, then conventional sources of energy, improvement in technology for using conventional sources of energy with the special emphasis on biogas and wind energy, then non-conventional sources of energy with emphasis on solar energy and energy from sea, nuclear energy, nuclear fission, nuclear fusion, and lasting of energy. Now, for the sake of convenience, we will study this chapter in two parts. In first part of the video lecture, we will cover all the contents up to conventional sources of energy, and remaining contents will be covered in second part of the video lecture. Now, let's start. Energy. Now, what is energy? When a body is capable of doing some work, the body is said to possess energy. यानी जब कोई बॉडी काम कर रही होती है, it means उसके पास एनर्जी होती है. तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक एबिलिटी होती है. इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. किसी भी बॉडी की काम करने की जो एबिलिटी है, जो काम करने की सलाहियत है किसी बॉडी की, उसे हम एनर्जी बोलेंगे. और अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड. जितना भी एनर्जी की जो क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर होती है, वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती है एक बॉडी के काम करने में जब वो एनर्जी रिलीज होती है. अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो ऑन एसआई सिस्टम energy is measured in units of joules or in calories. However, जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, दैट इज किलोवाट आवर. और एनर्जी 1 किलोवाट आवर कब होगी? जब एक बॉडी 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगी इन 1 आवर. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? इन शॉर्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. और अगर इसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. यानी ऐसा सोर्स जो हमें लगातार यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड करती रहे काफी अरसे तक, उसे हम बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी, इसका सोर्स सन है. हाइड्रो या हाइडल एनर्जी, इसका सोर्स वाटर है. विंड एनर्जी का सोर्स विंड है. जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स अर्थ है. बायोमास एनर्जी का सोर्स जो ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो है. और एनर्जी फ्रॉम ओशन. इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये जितने भी एनर्जी के टाइप्स हैं, ये जितने भी सोर्सेज हैं एनर्जी के, हम इनको बारी बारी आने वाले जो हमारे कंटेंट्स होंगे उनमें हम पढ़ेंगे. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी के सोर्स को अच्छा होने के लिए किन कैरेक्टरिस्टिक्स का, किन खुसूसियात का होना जरूरी है? तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको अच्छा होने के लिए क्या है कि इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी ये काफी मकदार में एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए. एंड इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज एंड इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. यानी इसको इस्तेमाल करने में आसानी होनी चाहिए. इसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी को आसानी से हम स्टोर कर सकें, आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें. इसी तरीके से इट शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी एक सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होना चाहिए कि एक डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई करे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरीके से it should release energy in mostly all forms in which day-to-day requirement exist. यानी हमारी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए जितने भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जितने भी टाइप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है वो ये पूरी करे. एंड इट शुड बी इजिली असेसिबल. ये आसानी से असेसिबल या आसानी से दस्तयाब होना चाहिए. एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल. ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इकोनॉमिकल यानी सस्ता भी होना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्यूल. फ्यूल क्या होता है? Any substance which when burned to produce lot of heat and light. यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बर्न करें, जिसको हम जलाएं और उससे बहुत ज्यादा मकदार हीट की और लाइट की पैदा हो, that will be called as a fuel. इसी तरीके से फ्यूल जो है ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, 3 हालतों में पाया जाता है. सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल. एंड अगर हम एग्जांपल्स फ्यूल की देखें तो वुड और चारकोल जो है हमारे पास, या वुड और कोल जो है हमारे पास, ये सॉलिड फ्यूल्स हैं. केरोसिन ऑयल, डीजल या पेट्रोल, ये लिक्विड फ्यूल्स की एग्जांपल है. और इसी तरीके से हमारे पास एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
एंड बायोगैस, ये हमारे पास गैसियस फ्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न। जब किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम या कोई भी फ्यूल 1 ग्राम जब जलाया जाए, बर्न किया जाए, उससे जो क्वांटिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट पैदा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। Now the common unit for measuring calorific value is kilojoules per gram। यानी जो कॉमन यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू का मेजर करने का, वो है किलो जोल पर ग्राम। अब है हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर। तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल इज हीटेड सो दैट इट मे कैच फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। यानी वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे किसी भी फ्यूल को जब हम हीट करें और वो आग पकड़े, वो जलना स्टार्ट करे, दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। Now characteristics of a good or an ideal fuel। एक फ्यूल को आइडियल होने के लिए, अच्छा होने के लिए किन खुसूसियत या किन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी बाय लो फ्यूल कंजप्शन। यानी एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू या हीट वैल्यू जो है ये ज्यादा होनी चाहिए सो दैट ये ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करे अपॉन इट्स लो कंजप्शन। यानी कम जले और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैन बर्न इजिली। यानी इसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये आसानी से चलना शुरू करे। देन इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग कंबस्शन। यानी जब ये जलना शुरू करे, जब ये जले और चलने के दौरान ये कोई हार्मफुल गैसेस ना बनाए। एंड इट शुड बी चीप इन कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबल इन प्लेंटी फॉर एवरीवन। यानी ये कॉस्ट में सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए और आसानी से काफी मकदार में ये दस्तयाब होना चाहिए। And it should be combustible in such a manner that it could be easily controlled। यानी ये combustible होना चाहिए, इसको आग लगनी चाहिए और इस तरीके से कि जब ये जले और इसको आसानी से हम कंट्रोल भी कर सकें। Then it should be convenient to store, handle and transport from one place to another। यानी ये स्टोर करना, उसमें हमें आसानी होनी चाहिए, हैंडल करना आसानी होनी चाहिए और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना या मुंतकिल करने में हमारी आसानी होनी चाहिए। It should burn smoothly and should not leave much residue after its combustion। यानी ये स्मूथ बर्निंग होनी चाहिए और जलने के दौरान ये कोई ज्यादा रेजिड्यू ना बनाए, ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नो, फर्स्ट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? These are those sources which can be renewed or replaced as we use them। यानी इनको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम रिन्यू कर सकें या रिप्लेस कर सकें, तो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एंड दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल। यानी इनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, इनको रिन्यूएबल सोर्स कहा जा सकता है। एंड दीज सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, ये खत्म होने वाले नहीं है। एंड दे आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड डेवलप विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी नेचर के अंदर इनका अमाउंट जो है अनलिमिटेड है, काफी मकदार में पाए जाते हैं और नेचर के अंदर इनको बनने में बहुत कम टाइम लगा है। हमारे पास एग्जांपल्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर यानी हाइड्रो या हाइड्रो एनर्जी, या इसी तरीके से जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। Now advantages of renewable sources of energy। अब जो renewable source of energy, इनके क्या advantages हैं? First is these sources will last as long as Earth receives light from the sun। यानी जब तक जमीन को सूरज से रोशनी मिलती रहेगी, लाइट मिलती रहेगी, तो ये रिसोर्सेज जो है हमें मिलते रहेंगे। एंड these sources are freely available in plenty in nature and are inaccessible। यानी कुदरत के अंदर ये जो रिसोर्सेज हैं या ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये काफी मकदार में पाए जाते हैं और ये इनएग्जॉस्टिबल हैं, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। These energy sources produce little or no waste products and thus they have no impact on environment। यानी नेचर के अंदर ये रिसोर्सेज जो हैं ये इतने ज्यादा कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, माहौल को ये खराब नहीं करते। Now these sources of energy require low maintenance cost। इनकी मेंटेनेंस कास्ट कम है एंड दे आर इजिली अवेलेबल, आसानी से दस्तयाब है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स कैन ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेनी रीजनल एरियाज। यानी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं किसी भी एरिया के अंदर जब ये लगाए जाते हैं तो उन एरियाज में या उन रीजनल एरियाज में ये लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं? तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की इतनी ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. देन सेटिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल आउटले. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Non-renewable sources of energy are those which are exhaustible and cannot be replaced once they have been used. यानी ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद दोबारा रिन्यू ना कर सके, रिप्लेस ना कर सके, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं. एंड दे आर एग्जॉस्टिबल, क्योंकि नेचर के अंदर इनका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता, इनकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है. तो एक बार अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाली हालत में नहीं लाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये नेचर से खत्म भी हो सकते हैं. Now these sources have been accumulated in nature over a long period of time. अब ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये नेचर के अंदर accumulate हुए हैं काफी सालों से, यानी काफी अरसा पहले ये बने हैं. एंड हमारे पास फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, या रेडियो एक्टिव यूरेनियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Now next is advantages of non renewable sources of energy. Main advantage of non-renewable energy sources is that they are abundant and they are affordable. नेचर के अंदर इनका अमाउंट अबंडेंट है, काफी मकदार में नेचर के अंदर पाए जाते हैं और आसानी से ये दस्तयाब भी हो सकते हैं. एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजियर टू प्रोडक्ट एंड यूज. डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. These sources are non-renewable and due to their extensive use, these sources are fast depleting. तो पहली जो डिसएडवांटेज है इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, कि एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, और अगर इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, तो ये सोर्सेज जो है नेचर से डिप्लीट हो सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दीज सोर्सेज. और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नए डिपॉजिट्स को डिस्कवर करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये डिफिकल्ट है. एंड दीज सोर्सेज आर मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एक डिसएडवांटेज इनका ये भी है कि जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के दौरान बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते हैं. इससे इनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है. एंड दे कैन बी डेंजरस एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू ह्यूमंस बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स इमिट गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड. In the mining of non-renewable energy sources and the byproducts they leave behind cause damage to the environment. यानी जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की माइनिंग करते हैं तो इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल होते हैं और इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये एग्जॉस्टिबल हैं और इनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अमाउंट नेचर के अंदर काफी ज्यादा होता है, एनॉर्मस अमाउंट होता है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का अमाउंट नेचर के अंदर लिमिटेड होता है. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है नेचर के अंदर इनको बनने में कम टाइम लगा, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इनको नेचर के अंदर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये आसानी से नेचर के अंदर दस्तयाब हैं, दे आर फ्रीली अवेलेबल. लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको जमीन से खुदाई के बाद हासिल किया जा सकता है, जमीन को खोदने के बाद हासिल किया जा सकता है. एंड जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये चीप होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉस्टली होते हैं. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी काज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं दे आर द मेजर काज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से कम पोल्यूशन होती है, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा काज करते हैं. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो एफिशिएंसी है कम होती है, लेकिन जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है. और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है. और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जितने भी फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी क्लासीफाई करते हैं. तो पहले देख लीजिएगा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं.
सो ये ऐसे नेचुरल एनर्जी सोर्सेस होते हैं जिनका अमाउंट नेचर के अंदर लिमिटेड होता है और इनको काफी सालों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जैसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। So they are non-renewable as once they are depleted, they cannot be generated at the speed which can sustain its consumption rate. यानी नेचर के अंदर ये नॉन रिन्यूएबल है और अगर ये खत्म हो गए तो फिर इनको हम उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस रफ्तार से इसको हम जनरेट नहीं कर सकते। नो, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी नेचर के अंदर इनको बनने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। These sources are exhaustible and can be exhausted completely due to their overconsumption except for hydel power. यानी जो exhaustible sources of energy हैं, ये nature से exhaust हो सकते हैं। क्यों? Because of their overconsumption. अगर इनके ऊपर हम ज्यादा बोझ डालेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो चूंकि ये बन नहीं रहे हैं, तो अब नेचर से ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। सो हाइडल पावर को छोड़ के बाकी जितना भी हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, दे कैन बी exhausted, they can be finished from nature अगर हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे। And it is believed that deposits of petroleum in our country will be exhausted within few decades and the coal reserves can last for 100 more years. यानी कहा यह जा सकता है जिस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स जो हैं हमारे मुल्क से आने वाले चंद दहाइयों में खत्म हो सकते हैं और कोल डिपॉजिट्स को खत्म होने में तकरीबन 100 साल या इससे ज्यादा लग सकता है। एंड नेक्स्ट इज दे आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। इनको हम जमीन से खुदाई के बाद निकाल सकते हैं। एंड हैवी एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व इन यूजिंग एंड मेंटेनिंग दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको इस्तेमाल करने में, मेंटेन करने में काफी एक्सपेंडिचर आ सकता है। And they have high efficiency. अगर they pollute the environment by emitting harmful gases and also contribute to global warming. यानी जो conventional sources of energy हैं, जैसे हमारे पास fossil fuels हैं, जब इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के दौरान पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेंगे जो माहौल को खराब करेंगे। इस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। These are used extensively at a higher rate than the non-conventional sources. यानी conventional sources of energy जो है, अगर हम इसको हम non-conventional sources of energy के साथ compare करें तो इनको हम extensively use कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, and they are commonly used for industrial and commercial purposes. अगर हम examples की बात करें conventional sources of energy की, तो जितने भी fossil fuels, coal, petroleum, natural gas and even hydel power, ये हमारे examples हैं conventional sources of energy। Next is fossil fuels. Fossil fuels are the remains of prehistoric plants and animals which got buried deep inside the earth millions of years ago due to some natural processes. मिलियन साल पहले कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हुए, कुछ वोल्केनिक eruptions हुए, कुछ अर्थक्वेक हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के अंदर जो है वो दब गए और वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। And energy of the fossil fuels is in fact the solar energy which was trapped by natural processes a very long time back. इन fossil fuels के अंदर जो एनर्जी होती, that is the solar energy, जो इनके अंदर ट्रैप हुई because of some natural processes. And these sources of energy are limited in nature and cannot replenish on their own. नेचर के अंदर इनका अमाउंट जो है ये लिमिटेड होता है और ये दोबारा रिप्लेनिश नहीं हो सकते, दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते। And these are non-renewable sources of energy. These fossil fuels are consumed at a rapid rate, and if this rate of consumption continues, then the fossil fuels would be exhausted from the earth in near future. Fossil fuels को हम काफी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर जिस रेट से हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है, फिर ये fossil fuel जो है इस जमीन से खत्म हो सकते हैं आने वाले दौर में। Thus, we have to conserve these sources of energy by looking for some alternate sources of energy. तो अगर हम चाहते हैं कि इन sources of energy को कंजर्व किया जाए ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनसे फायदा उठाए, तो फिर हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, कुछ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमें ढूंढने होंगे, उनको इस्तेमाल करना होगा। एंड एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। During its formation, an entire organism or its parts get buried in sand or mud. जब fossil formation होती है, या तो पूरा organism या उसका कोई part जो है ये बरी हो जाता है mud के अंदर या sand के अंदर। Then these then decay and disintegrate, leaving no sign of their existence. अब उस organism के या उसका कोई part जो है
उसकी क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, डिके होती रहती है और वो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो गायब हो जाता है. However, the harder parts of the organism after their death settle down and are covered by sediments and are subjected to extreme pressure and temperature of the earth, which convert them into fossil fuels. This process of formation of fossil is known as fossilization. Next is advantages of fossil fuels. ये cheap भी हैं, reliable sources of energy हैं. Then they have become safer over time. They have still plenty of availability in nature, and they also contribute to overall welfare and of an economy. Now the disadvantages of fossil fuels. Fossil fuels non-renewable sources of energy hai, means once they are used they cannot be renewed, and the burning of fossil fuel is increasing the amount of greenhouse gas, that is carbon dioxide, in the atmosphere. Means burning of fossil fuel contributes to global warming, or combustion of fossil fuel is also producing acid rain and damaging crops, even soil and aquatic life. Fossil fuel का जो रिजर्व है अर्थ के अंदर वो लिमिटेड है, और अगर हम इन पे ज्यादा बोझ डालेंगे तो ये एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं. एंड फॉसिल फ्यूल्स डैमेज द एनवायरनमेंट थ्रू ह्यूमन एरर. नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट. तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? ऐसा पावर प्लांट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जब हम जलाएं और उसको जलाने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, तो ऐसे प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे. और सो इन ए थर्मल पावर प्लांट फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाएंगे तो जलाने के बाद जो हीट एनर्जी पैदा होगी, उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है टू हीट वाटर. जब वाटर हीट होगा तो वो चेंज हो जाएगा स्टीम के अंदर, और जब स्टीम को एक प्रेशर के साथ टरबाइन के ऊपर डाला जाएगा तो टरबाइन रोटेट करेगा. जब टरबाइन रोटेट करेगा उसका कनेक्शन शाफ्ट के साथ होता है, शाफ्ट का आर्मेचर ऑफ द डायनेमो के साथ होता है. तो इस तरीके से जब टरबाइन रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, तो जो आर्मेचर ऑफ द डायनेमो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. इस किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. इस फिगर में देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये एक बॉयलर है, यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे कोल. कोल को जब जलाएंगे तो हीट पैदा होगी. अब ये जो हीट है, यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द बॉयलर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके अंदर वाटर है, और जब ये हीट इस वाटर को हीट करने में इस्तेमाल होगी तो वाटर स्टीम में चेंज हो जाएगा. अब यहाँ से ये वाटर इन पाइप्स के जरिए विद प्रेशर डाला जाएगा टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन रोटेट करेगा. जब टरबाइन रोटेट करेगा, इसका शाफ्ट रोटेट करेगा, और इनसाइड द डायनेमो इसका कनेक्शन आर्मेचर के साथ है. इस तरीके से डायनेमो जो है वो इस मैकेनिकल एनर्जी जो है टरबाइन की, उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगी. Now, what are the advantages of thermal power plant? तो थर्मल पावर प्लांट के क्या एडवांटेजेस हैं? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट इज इजी, यानी थर्मल पावर प्लांट में हम एनर्जी आसानी से हासिल कर सकते हैं. फ्यूल कास्ट रिलेटिवली लो होता है, और प्रोडक्शन कास्ट थर्मल पावर प्लांट का अगर हम दूसरे पावर प्लांट के साथ कंपेयर करें तो ये लो होता है. थर्मल पावर प्लांट कैन बी सेट एनीवेयर नियर सोर्स ऑफ फ्यूल और वाटर सप्लाई, यानी थर्मल पावर प्लांट को कहीं भी जहां हमारे पास फ्यूल का सोर्स है या वाटर सप्लाई है उसके नजदीक हम इसको सेटअप कर सकते हैं. और इट रिक्वायर स्मॉल स्पेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, यानी थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती. अगर हम डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो रनिंग कास्ट थर्मल पावर प्लांट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट. Moreover, it pollutes the environment due to production of large volume of smoke, gases and fumes. क्योंकि कोयला जब जलेगा थर्मल पावर प्लांट के अंदर तो बहुत सारे गैसेस पैदा होंगी, फ्यूम, स्मोक पैदा होगा, तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है खराब होगा. Moreover, मेंटेनेंस कास्ट इज मोर, यानी थर्मल पावर प्लांट की जो मेंटेनेंस कास्ट है वो ज्यादा होती है, और मोरओवर ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड पर्संस की जरूरत पड़ती है जस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट. देन ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी कम होती है. लैंड रिक्वायरमेंट इज मोर फॉर स्टोरेज ऑफ कोल एंड एश, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट है ये रन करेगा कोल के ऊपर, तो कोल को स्टोर करना है उसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी. और मोर ओवर जब कोल जलेगा जो एश प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर करने की भी ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ती है. सो वी कैन से लैंड रिक्वायरमेंट जो है इसमें ज्यादा होगी. और स्टार्टअप टाइम जो है थर्मल पावर प्लांट का वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि कोयले को जलाना है, वो जलेगा, हीट एनर्जी पैदा होगी, फिर इस तरीके से वाटर को हीट करना है, वाटर स्टीम में चेंज होगा, तो वी कैन से स्टार्टअप टाइम जो है थर्मल पावर प्लांट का इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा है. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट. नो, व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट? ऐसा पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर.
यानी बहते हुए पानी की एनर्जी को इस्तेमाल करके अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए तो उसे बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट या हाइडल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो एनर्जी है फ्लोइंग वाटर की, उसको स्टोर किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। तो डैम बनाया जाता है, उसमें पानी को रोका जाता है और बहते हुए पानी की जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो वाटर जो है फ्रॉम द डैम इज देन अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए बिग हाइट ओवर अ टर्बाइन व्हिच रोटेट्स द शाफ्ट, दैट इज द रॉड व्हिच कनेक्ट्स टर्बाइन विद द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर। होता क्या है, जब हम पानी को एक हाइट से टर्बाइन के ऊपर फेंकेंगे, व्हील के ऊपर फेंकेंगे, तो व्हील रोटेट करेगा। व्हील जब रोटेट करेगा, व्हील का कनेक्शन होता है शाफ्ट के साथ, तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, जैसे पहले भी हम थर्मल पावर प्लांट में भी बता चुके हैं। तो जब शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट का कनेक्शन होता है आर्मेचर ऑफ द जनरेटर के साथ। तो इस तरीके से जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो शाफ्ट या जो व्हील है इसके अंदर जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, जनरेटर उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी यानी बाय ट्रांसफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सो इलेक्ट्रिसिटी सो प्रोड्यूस्ड इज देन सेंट फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन एंड इज यूज्ड फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बाद में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मुंतकिल की जाती है और इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस हाइड्रो पावर प्लांट को हम इस फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक डैम बनाया है जहां पर वाटर को स्टोर किया है। अब जब हम इस गेट को ओपन करेंगे तो ये वाटर जो है यहाँ से नीचे आएगा, गोया इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब ये पानी प्रेशर के साथ आ रहा है और यहाँ पर ये जब टरबाइन के ऊपर पड़ेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन का शाफ्ट के साथ कनेक्शन है, शाफ्ट भी रोटेट करेगा, शाफ्ट का आर्मेचर ऑफ द डायनेमो के साथ कनेक्शन है। तो इस तरीके से जो आर्मेचर है वो जब घूमेगा तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ट्रांसफार्मर वायर्स के जरिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचेगी और इस तरीके से इस इलेक्ट्रिसिटी को हम वेरियस पर्पसेस में इस्तेमाल करेंगे। So the advantages of hydroelectricity, एक फ्लोइंग वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हम पानी हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कोई पोल्यूशन काज नहीं करती। एंड वाटर जो डैम के अंदर हम स्टोर करते हैं उसको हम इरिगेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जब हम किसी जगह पर डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है और इनिशियल कास्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने की जो इनिशियल कास्ट है वो ज्यादा है और लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विद वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट सबमर्ज इन वाटर। जब हम डैम बनाते हैं किसी भी एरिया के अंदर तो बहुत सारी जो वैरायटी है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की वो उस डैम के एरिया के अंदर आ सकती है। तो इस तरीके से हमारी जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं ये खत्म हो सकती हैं। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस, जैसे मीथेन है जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगी। इसी तरीके से फर्टिलिटी किसी भी एरिया की यानी डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं वहां की फर्टिलिटी कम हो सकती है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। जहां भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे तो वहां पर लोग जो है वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो उनकी जो सेटिस्फैक्टरी रिहेबिलिटेशन है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मिसाल के तौर पर तेहरी डैम जब रिवर गंगा के ऊपर बनाया गया है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट दरिया नर्मदा के ऊपर बनाया गया, तो इससे भी इस किस्म की प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे हमारे पास बायोमास है, इसको इस्तेमाल किया गया है टू ऑब्टेन एनर्जी बाय इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। अब पहले हम डिस्कस करते हैं बायोमास। व्हाट इज बायोमास? द वेस्ट मटेरियल एंड डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोमास बोलेंगे। यानी डेड पार्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट है दैट कंस्टिट्यूट्स बायोमास। एंड बायोमास ऑर्गेनिक मैटर है और इसको हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बायोमास जब डिकम्पोज होगा बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। और एग्जांपल्स बायोमास की हमारे पास जैसे वुड है, एनिमल डंग है, वेजिटेबल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सीवेज है, तो ये हमारे पास बायोमास है और इस बायोमास से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नो नेक्स्ट इज बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट एक
इट हैज अ लार्ज अंडरग्राउंड टैंक विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जो ब्रिक और सीमेंट से बनाया जाता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है उसे डाइजेस्टर बोलते हैं, और अपर पार्ट जो है एक डोम शेप बॉडी होती है जिसमें गैस आउटलेट होता है। और एक साइड टैंक के अबव द ग्राउंड एक मिक्सिंग टैंक होता है, और दूसरी साइड इसका एक ओवरफ्लो टैंक होता है। फिगर में आगे हम बताएंगे। और एनिमल डंग को पानी के साथ विद इक्वल प्रोपोर्शन मिक्स किया जाता है मिक्सिंग टैंक के अंदर। ये स्लरी बनती है, उस स्लरी को डाइजेस्टर के अंदर डाला जाता है, और डाइजेस्टर में वो स्लरी जो है डिकम्पोज होती है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको डिकम्पोज करेगा, एंड आफ्टर फ्यू डेज बायोगैस बनेगी, और वो बायोगैस इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग इन द डोम। इस तरीके से गैस जो है इट इज टेकन आउट थ्रू द गैस आउटलेट। अब डोम के ऊपर एक गैस आउटलेट होता है, वहां से इस गैस को बाहर निकाला जाता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पसेस। और जो स्लरी पीछे बच जाती है, वेस्ट स्लरी दैट इज रिच इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जैसे उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, और उसको एज ए मेन्योर हम क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास एक बायोगैस प्लांट है। यहाँ पर एक मिक्सिंग टैंक है जहां पर हम इक्वल क्वांटिटी वाटर की और काउ डंग की मिक्स करके करते हैं, स्लरी बनाते हैं। वो स्लरी जो है इस इनलेट चैम्बर से हम इस डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं, और ये डाइजेस्टर जो है ये अंडरग्राउंड टैंक है। यहाँ पर एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो गैस प्रोड्यूस करेंगे, बायोगैस इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग हियर, इस डोम के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट करेगी। और इसी तरीके से जो वेस्ट बनेगा, जब ये गैस प्रेशर में बनेगी तो ये पुश करेगी वेस्ट को इन आउटलेट चैम्बर, और इस तरीके से आउटलेट से ये स्पेंट स्लरी यहाँ पहुंचेगी, और इट कैन बी यूज एज ए मेन्योर। और जो गैस यहाँ जमा हुई है थ्रू आउटलेट, इसको जो वाल्व से हम ओपन करेंगे, और इस गैस आउटलेट से हम उसको अपने घरों तक थ्रू पाइप्स पहुंचा सकते हैं, एंड दिस गैस कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दैट इज लाइटनिंग या हीटिंग या कुकिंग पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम कंपोजिशन ऑफ बायोगैस की बात करें, तो बायोगैस के अंदर मीथेन की जो क्वांटिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 65 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 30% इसमें इसका अमाउंट होता है, हाइड्रोजन 5 to 10% होता है, और इसी तरीके से नाइट्रोजन 2 to 6%, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इट इज प्रेजेंट इन फ्यू ट्रेसेस। अगर हम यूजेस ऑफ बायोगैस की बात करें, तो बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है, क्योंकि इसमें अप टू 75% मीथेन होता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। और व्हेन इट इज बर्न्ड इन गैस स्टोव्स इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट, एंड दिस हीट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर अदर डोमेस्टिक हीटिंग पर्पसेस। क्योंकि जब इस गैस को हम जलाएंगे हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग अवर फूड आइटम्स। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, या बायोगैस को एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड हेंस डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। जब ये जलती है तो कोई स्मोक नहीं बनाती, कोई पोल्यूशन काज नहीं करेगी, एंड इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, हीट वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, एंड इट बर्न्स कंप्लीटली। जब ये जलती है तो पूरे तरीके से कोई भी रेजिड्यू पीछे नहीं बनाती, तो इसको हम ऐसे क्लीन फ्यूल भी बोल सकते हैं, एंड इट इज चीपर देन मोस्ट कॉमन फ्यूल्स। दूसरे जो कॉमन फ्यूल्स हैं उसके साथ जब हम इसका मुवाजना करें, कंपेयर करें, तो ये एक चीपर फ्यूल कहलाता है। बायोगैस इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, यानी इसको हम डायरेक्टली गैस प्लांट से सप्लाई करते हैं थ्रू पाइप्स, तो इसलिए इसकी कोई स्टोरेज प्रॉब्लम का मसला नहीं बनता। इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग, रनिंग इंजन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्लरी पीछे बच जाती है डाइजेस्टर के अंदर, उसमें बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एंड दिस स्लरी कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। और इस तरीके से उसको जब हम मैन्योर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा तेज चलती है तो उसे हम विंड कहेंगे, और विंड के पास काम करने की सलाहियत होती है। इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि ये मोशन में होती है, देयरफॉर वी कैन से दैट इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क। और इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, and the energy, in short we can say the energy derived from the wind is called wind energy. The cause of wind to blow or move, wind क्यों blow करती है, क्यों move करती है, इसका कारण क्या है? सोलर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड टू ब्लो। विंड को ब्लो करने में, मूव करने में सोलर एनर्जी का रोल है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है सन रेज की वो ज्यादा स्ट्रांग होती है इक्वेटर के ऊपर देन इन द पोलर रीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर एयर जो है ज्यादा हार्ड हो जाती है, और जब एयर हार्ड होती है तो ये
लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड, ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। जब एयर जो है इक्वेटर से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी तो पोलर रीजन से कूल एयर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन के तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी टू फिल द गैप or to fill the space vacated by the hot air. So this causes the air to move from one region to another and it constitutes wind. Next है हमारे पास uses of wind energy. Wind energy is used to propel sailing vessels and sailboats. यानी sailing vessels और sailboats को propel करने के लिए भी wind energy इस्तेमाल होती है. It's also used to drive windmills, which in turn used to lift water using water lifting pumps and to run floor mills. यानी विंड मिल को ड्राइव करने में भी विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है, फिर उस विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है टू लिफ्ट वाटर यूजिंग वाटर लिफ्टिंग पंप्स एंड इट्स आल्सो यूज्ड टू रन फ्लोर मिल्स. इसी तरीके से इंजनलेस एरोप्लेन्स या ग्लाइडर्स को भी फ्लाई करने में, उड़ने में विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है. एंड इट्स आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को लाइटनिंग या हीटिंग पर्पसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है. एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग विंड एनर्जी, एक तो ये कि जो विंड है हमारे पास, इट इज रेडली एंड अबंडेंटली अवेलेबल एट एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट. सेकंड इज इट इज इको फ्रेंडली एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. जो विंड एनर्जी है इको फ्रेंडली है और इससे किसी किस्म की एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होती. इट इज आल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एयर जो है ये रिन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टिबल है, ये खत्म होने वाली नहीं है. और विंड एनर्जी जो है ये चीप सोर्स है एनर्जी का, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज विंड मिल. The windmill works on the principle that when blowing wind strikes across the blades of the windmill, it exerts a force which rotates the blades. यानी windmill एक प्रिंसिपल पे काम करती है कि जब ब्लोइंग विंड जो है स्ट्राइक करेगी windmill के ब्लेड्स को विद अ फोर्स, तो वो क्या करेगी, ब्लेड्स को रोटेट करना स्टार्ट करेगी. windmill क्या करती है, ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है. एनर्जी ऑफ द विंड क्या करती है, ब्लेड्स अराउंड द रोटर, जो इसमें रोटर है उसके साइड पे जो ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करना शुरू करेगी, और रोटर जो है उसका कनेक्शन होता है शाफ्ट के साथ, और वो भी स्पिन करेगी इनसाइड द जनरेटर, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जनरेटर के अंदर. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि आउटपुट जो है एक सिंगल विंड मिल का वो इतना ज्यादा नहीं होता, ये बहुत स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होता है, और इसलिए इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. इफ वी वांट टू प्रोड्यूस अ हायर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड, तो एक नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया, जिसे हम विंड एनर्जी फार्म भी कहते हैं. तो अगर हमें ज्यादा मकदार जो है एनर्जी की प्रोड्यूस करनी है तो बहुत सारे विंड मिल जो है हमें इरेक्ट करने एक बहुत सारे एरिया के ऊपर, जस्ट टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंड एनर्जी फार्म है, ये एक विंड मिल है. यहाँ पे जर्मनी जो है दुनिया के अंदर इट लीड्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय विंड मिल. तो जर्मनी के अंदर विंड मिल से काफी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है. और डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स भी कह सकते हैं, और डेनमार्क में 25% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम विंड एनर्जी. इंडिया 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और दुनिया में ये जर्मनी और डेनमार्क के बाद 5वें नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू विंड्स. लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इंडिया के अंदर 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर वाक़ है. अगर हम एडवांटेजेस ऑफ विंड मिल की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स नो रिकरिंग एक्सपेंडिचर. इसमें कोई इतना ज्यादा रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है. ये इको फ्रेंडली है, एफिशिएंट है. और डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड मिल की बात करें कि विंड इज नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम्स एट ऑल प्लेसेस, यानी हर जगह विंड अवेलेबल नहीं होती, हर टाइम अवेलेबल नहीं होती. विंड मिल नीड्स लार्ज ओपन फील्ड फॉर इट्स इरेक्शन. विंड मिल को इरेक्ट करने के लिए काफी एरिया की जरूरत पड़ती है, लार्ज ओपन फील्ड की जरूरत पड़ती है, और इसकी इनिशियल कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ज्यादा होती है, and it needs higher level of maintenance. With this, we are able to finish part 1 of the video lecture. अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.